लेक्चर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया, जैसे नेचर ऑफ करंट को देखा, स्टेडी स्टेट कंडीशंस को देखा, और उसके अलावा हमने ओहम्स लॉ पढ़ा, हमने कंडक्टिविटी देखा, हमने रेजिस्टिविटी को भी स्टडी किया, और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह कैपेसिटर क्रिएट होता है दो मैटर्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट की। और आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, वो है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और दोनों एस्पेक्ट से, रिसर्च के एस्पेक्ट से, स्टडी के एस्पेक्ट से, सीखने के एतबार से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एप्लीकेशंस भी बड़ी अहम है, लाइक हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स हैं, स्ट्रेट लाइन अगर कोई वायर हो उसके क्रॉस कितना करंट प्रोड्यूस होता है, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हम एप्लीकेशंस में बाद में जाएंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ बायोट एंड सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। किसके ऊपर परफॉर्म किए? उसने दो डिफरेंट सर्किट्स बनाए, एक सर्किट को सर्किट 1 का नाम दे दिया, दूसरे सर्किट को सर्किट 2 का नाम दे दिया। यानी दो वायर्स नहीं, दोनों वायर्स में नेकेड वायर्स थी, दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स सर्किट 1 सर्किट 2 के ऊपर एक्सर्ट करता है और सर्किट 2 सर्किट 1 के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। इस फोर्स को एम्पेयर ने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करके उसके अंदर समराइज किया। तो हम इन दोनों सर्किट्स को देखते हैं और फिर उन रिजल्ट्स को देखते हैं जो एम्पेयर ने कैलकुलेट किए, और फिर इन सर्किट से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से जो उसने कंक्लूजन निकाली, वो कंक्लूजन बड़ी दिलचस्प है। जो हम कंक्लूजन आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये उसका सोर्स कभी नहीं देखा कि वो पॉसिबल किस तरह है। वो मैग्नेटिक फोर्स को भी कैलकुलेट करता है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी देखता है, जो कि एक सर्किट की वजह से दूसरे सर्किट के ऊपर एक्सर्ट होता है। और जो कंक्लूजन निकलती है वो इस टॉपिक के एंड में हम देखेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा कि देयर इज नो मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड का। आप कहते हैं कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्थ और साउथ है, आप उसके हंड्रेड्स ऑफ पीसेस भी कर दें, तब भी नॉर्थ और साउथ दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता हो और साउथ पोल हो ही। तो इसके लिए बहुत बड़ी फाइंडिंग है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो हम देखते हैं इसको, अब क्रिटिकली स्टडी करते हैं कि दोनों सर्किट्स के ऊपर के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से क्या मैग्नेटिक फोर्स इंप्लीमेंट होती है, क्या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकलता है। तो कंसीडर करें कि हमारे पास दो सर्किट्स हैं, ये सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है, यानी ये एक लूप है हमारे पास। उस लूप में से करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसको हमने सर्किट 1 का नाम दे दिया, और साथ ही एक लूप 2 है जिसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है, और ये इसका डायरेक्शन है। इसमें इस सर्किट 2 में डायरेक्शन U है करंट की, और सर्किट 1 में करंट की डायरेक्शन U है। अब एम्पेयर ने अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन सर्किट 2 ड्यू टू सर्किट 1 निकाली, यानी इस I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स I2 के ऊपर लगती है, इस सर्किट 1 की वजह से सर्किट 2 के ऊपर लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स F2 ड्यू टू इनफ्लुएंस ऑफ 1 ऑन सर्किट 2 comes out to be F2 is equal to mu
नॉट ओवर 4 पाई I1 I2 क्लोज इंटीग्रल 1 ये सर्किट 1 का क्लोज इंटीग्रल 2 सर्किट 2 का dl2 ये dl2 क्या है हमने इस सारे सर्किट को की अगर लेंथ l है इसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया एक पैच कंसीडर किया सारी वायर का जिसको हमने dl2 कह दिया वैसे इसकी लेंथ क्या है l2 है और सर्किट 1 की लेंथ क्या है l1 है पूरी वायर की जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो जो एक हमने पोर्शन कंसीडर किया अगर हम एक पैच कंसीडर करते हैं उस वायर का उस पैच को हम dl2 कह देते हैं वो ये है यहां से यहां तक उसकी डायरेक्शन भी यूं है dl2 क्रॉस प्रोडक्ट है dl1 इसका पोर्शन ये है dl1 आ गया इनटू ये क्रॉस r2 r1 r1 क्या है ये हमारा ओरिजिन है अगर ये हमारा ओरिजिन है ओ इसको हम लिख देते हैं इस ओरिजिन से dl1 का डिस्टेंस r1 है और पॉइंट 2 का dl2 का सर्किट का जिस जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका डिस्टेंस r2 है तो इन दोनों के दरमियान जो रिजल्टेंट होगा वो r2 r1 होगा तो ये वो है r2 r1 ओवर r2 r1 क्यूब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई इस इक्वेशन के अंदर जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है ये वाली क्वांटिटी इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं तो -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होती है और दूसरी बात हमने ये देखा कि 1 की वजह से 2 के ऊपर फोर्स तो 2 की वजह से 1 के ऊपर भी तो होगी ना फोर्स वो क्या होगी F1 होगी यूजिंग कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो हम कह सकते हैं कि F2 -F1 है ये मैंने यहां पे ये मेंशन भी कर दिया कि 1 की वजह से 2 के ऊपर फोर्स अगर F2 है तो 2 की वजह से 1 के ऊपर क्या होगी F1 होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी -F1 होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी अगर F2 पॉजिटिव है तो F1 माइनस होगी अगर F1 पॉजिटिव है तो F2 माइनस होगी यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस वजह से हम कह सकते हैं कि F2 -F1 और ये किन लॉज की वजह से है कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से अब हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज बड़ी डिटेल पे पढ़ी मैग्नेटिक फोर्स को जब हमने देखा था F I dl क्रॉस B ठीक है ये क्लोज इंटीग्रल आ गया ये हमने मैग्नेटिक फोर्स पहले भी पढ़ी हुई है अब इस मैग्नेटिक फोर्स को हम कंपेयर करते हैं 1 के साथ मैग्नेटिक फोर्स 2 को 1 के साथ हम कंपेयर करते हैं या दूसरे लफ्जों में अगर हम ये F की वैल्यू इसमें पुट करते हैं बात एक ही है तो एक इंटीग्रल के साथ कट जाएगा ठीक है और दूसरा ये वैल्यू उसमें जब हम पुट करेंगे इंटीग्रल के साथ चला गया उसके अलावा dl2 ये dl2 है ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी मैग्नेटिक फील्ड की इस B की वैल्यू वो आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1 dl1 क्रॉस r2 r1 ओवर r2 r1 क्यूब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन गई हमने क्या किया कि 2 या 3 लाइंस का मैथमेटिक्स है हमने F2 और F1 दोनों को कंपेयर किया और करंट I2 इस I2 के साथ कट गया dl2 के साथ कट गई दोनों तरफ जब हमने कंपेयर किया और एक इंटीग्रल 2 के साथ कट गया बाकी हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी इस साइड में सिर्फ और सिर्फ B बचेगी और वो B किसके बराबर आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 इंटीग्रल 1 dl1 क्रॉस r2 r1 ओवर r2 r1 ये क्वेश्चन नंबर 3 है समझ आई यहां तक आपको उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज बेसिकली अ जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ बायोट एंड सेवरेट लॉ ये जो मैग्नेटिक फील्ड B निकाला हमने ये मैग्नेटिक फील्ड B है
सर्किट 2 का ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सर्किट 1 वो कितना आता है B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 dl1 क्रॉस R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब। और इसकी ये इंटीग्रल फॉर्म और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी dBr2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 dl1 क्रॉस R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये है करंट की फॉर्म में, और अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ा हुआ है करंट वॉल्यूम, या करंट को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने इक्वल टू किस किया जाता है, सॉरी करंट को वॉल्यूम में डिवाइड करके करंट डेंसिटी आ जाता है, और अगर करंट डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो करंट आ जाता है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को हम क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारी वो करंट डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल J(R1) क्रॉस R2 माइनस R1 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब इनटू dV1। क्वेश्चन नंबर 5। और इसी तरह 4 को हम फॉर्म में लिखेंगे dBr3 टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई J(R1) क्रॉस R2 माइनस R1 dV1 ओवर R2 माइनस R1 क्यूब। हमने कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया, हमने ये लिखा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट वॉल्यूम, या करंट किसके बराबर आ जाएगा करंट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम V। अब देखें इस इक्वेशन को हमने इंप्लीमेंट यहां पे करना है, ये करंट है, हमने J की फॉर्म में इसको लेके आना है, तो क्या करेंगे इस I की जगह क्या लिख देंगे J इनटू V। देखिए ये मैंने क्या लिखा J इनटू वॉल्यूम, इस I1 की जगह क्या लिख दिया मैंने J और वॉल्यूम V, तो ये I रिप्लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गई किसकी फॉर्म में करंट डेंसिटी की फॉर्म में। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करने लगा हूं, I should make it static. It is an experimental observation that all magnetic induction fields can be described in terms of current distribution। यानी आप अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना B, किस फॉर्म में आपने लिखा करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट की फॉर्म में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, करंट डेंसिटी की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। B always has the, यानी हमेशा आप मैग्नेटिक J की फॉर्म में, मैग्नेटिक करंट डेंसिटी की फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका फिर ले डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड का B का, यानी ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब ये है कि आप इसका करेंगे डाइवर्जेंस, डेल डॉट B करें आप आ जाएगा वो 0, यानी डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। ये जो हमने डिस्कस की चीज इसका रिजल्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है कि इफ यू टेक द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 5 और 6 you will get the result that divergence is equal to 0। And what does it mean? It means that which in turn implies that there is no isolated, ये जो डेल डॉट B इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये है कि अगर आप एक मैग्नेट के हजारों टुकड़े कर दें, if you make a magnet into pieces, you make millions or billions of the pieces, then you will get always there a magnet. Means you cannot
separate it into north and south pole. Both poles will always be there present in each and every piece of the magnet. समझे? अगर आप एक मैग्नेट के हजारों लाखों टुकड़े भी कर दें, बिलियंस में पीस भी कर दें, फिर भी आपको हमेशा एक मैग्नेट के दोनों पोल मिलेंगे। दैट डॉट बी इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि नो आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट, नो मोनोपोल। ये इसकी फाइंडिंग है, इसकी कंक्लूजन है इस बायोट एंड सेवरेट लॉ की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। इन आगे हम जाके अगले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल मेक इट क्लियर, मोर एंड मोर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो आई थिंक आपको इसमें समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन पूछ लें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।